द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द सिलेंडर वेरीज विद टेम्परेचर T। टेम्परेचर के साथ भाई वेरी कर रहा है। सोचो भाई, के जो है थर्मल कंडक्टिविटी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बोल भाई, करेगा ना। के डिपेंड्स करता है किस पे? टेम्परेचर पे भी। के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल एज अल्फा बीटा गामा, ये सब कुछ जो है बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बताओ यार, के इज इक्वल टू आपको दे दिया है के नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, अब बताओ, आपसे पूछ रहा है इफ द एंड ओ जो है वो 2 टी नॉट पे है और अदर जो है टी नॉट पे, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो across the rod assuming no heat loss from the sides of the rod। तो बेटा ये आपका रॉड है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर 2 टी नॉट, यहाँ का भाई टी नॉट। दिस इज योर एक्स एक्सिस। ओके, के का फंक्शन दिया हुआ है। अब बताया यार, हीट करंट आपको पता है स्टीडी स्टेट आ जाने पे बेटा हर एक सेक्शन से होके करंट फ्लो सेम होगा। ठीक, सबका टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हर जगह का के अलग अलग है। ठीक है, अब बताओ भाई, यहाँ पे हीट करंट जो है वो मैं क्या लिखूंगा? आपको पता है माइनस के डी टी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, यहां से एक्स दूरी पे लिख दिया भाई, एक छोटा सा इसका एलिमेंट लिए, इसके हो गए जो हीट करंट है। आप बताओ यार, बस यही काम करना है। आप बताओ यार, यहाँ पे आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी लिख दिए। ठीक है, अब के की जगह पुट कर दे यार, के नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी एल इंटू ए डी टी। लगा दो यार इंटीग्रेशन, हीट करंट तो हर जगह का सेम होगा, वो तो बाहर निकल जाएगा। अब बता यार, के नॉट ए भी कांस्टेंट है, चल बाद में बाहर कर देंगे उसको। आपको पता है एक्स इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर 2 टी नॉट है, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे टेम्परेचर टी नॉट है। कर दो भाई, आई नॉट एल किसके बराबर हो गया? के नॉट ए डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2, टी नॉट से 2 टी नॉट पुट कर दो यार। आई नॉट एल किसके बराबर होता है? के नॉट ए, पुट करो इसमें 2 टी नॉट माइनस टी नॉट, या टी नॉट इसमें पुट करोगे 4 टी नॉट स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर 3 टी नॉट स्क्वायर। तो देखिए बेटा, आई नॉट की वैल्यू आ गई ना, कितना? के नॉट ए टी नॉट बाई एल 1 प्लस 3/2 अल्फा टी। ठीक है, समझे मैं कहानी को? बोल राहुल, क्लियर हुआ? तो के अगर वैरी करेगा तो ऐसे करना है। ओके, गरिमा क्लियर हुआ पॉइंट? अल्फा क्यों होगा भाई डिनोमिनेटर में? देख जरा,
हो गया? नोटेड एवरीवन? हो गया? लब कर दो? तो समझे ना बात को कि अगर आपको फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हो तो कंसेप्ट क्या लगाना है, ठीक है? तो देखो के क्वेश्चन में बेटा के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स भी दे सकता था, के एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी दे सकता था। बता इसी क्वेश्चन में अगर बेटा मैं अगर आपको ये पूछ देता के इज इक्वल टू के नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स, तब बताओ हीट करंट पूछता तो क्या करते? अभी जो है आपने के को dt के साथ रखा है, अभी के को किसके साथ रखा है? dt के साथ। अब बता इस केस में क्या हो जाता? ऐसे लिखते आई इज इक्वल टू माइनस के dt बाई डी एक्स, ऐसे ही लिखते आप, ठीक है? लेकिन यहां पे भाई के को किसके साथ रखते? dx के साथ, ठीक है? तो आई इंटू डी एक्स बाई के लिखते आप इज इक्वल टू माइनस ए डी टी, ऐसे लिखते फिर इंटीग्रेट करते, ओके? इस तरीके से तब यहाँ पे टेम्परेचर बाई 2 T0 है, यहाँ पे T0 x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L। तो बताओ भाई यहां से आप निकाल सकते थे कि नहीं? dx बाई k की जगह भाई k0 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स, ठीक है? प्लस हो जाता a इंटू T0, इसका इंटीग्रेशन तो सब कर सकता है, ठीक है? तो क्लियर वाला पॉइंट कैसे करना है चीजों को, किसका फंक्शन दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, ओके? अरे क्वेश्चन नंबर 20 पे अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो रेडिएशन वाले कंसेप्ट पे है। रेडिएशन में आपको क्या क्या पॉइंट में ध्यान रखना है? रेडिएशन में थोड़ा सा बेटा इसको जो भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो भी पॉइंट सब है। तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट प्रोसेस जिसमें बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब बता भाई इस प्रोसेस में क्या होता है रेडिएशन वाले प्रोसेस में, कि यहाँ पे जो है आपको जैसे कोई बॉडी है, ये हाई टेम्परेचर टीएच पे और सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है, टीएच इज ग्रेटर देन टीएस, या टीबी कर देता है उसको, टीबी इज ग्रेटर देन टीएस। तो बता यार क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ये बॉडी हीट सिर्फ रेडिएट कर रही होगी या हीट को बेटा एब्जॉर्ब भी कर रही होगी? बताओ जरा, ये सिर्फ हीट रेडिएट कर रही होगी या हीट एब्जॉर्ब भी कर रही होगी बॉडी? व्हाट्स गोइंग ऑन? बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है सराउंडिंग से। तो देख भाई अगर कंडक्शन प्रोसेस होता या कन्वेक्शन होता तो उस केस में भाई क्या होता, सिर्फ बॉडी जो हीट को क्या करता है, हाई से लो की ओर फ्लो करता, ठीक है? यहां पे बेटा दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, ठीक है? एब्जॉर्ब भी कर रही होगी, रेडिएट भी कर रही होगी, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? दिस इज नोन एज प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। तो कोई भी बॉडी होता है अगर 0 केल्विन से हाई टेम्परेचर पे है, 0 केल्विन से ऊपर है टेम्परेचर पे, तो बेटा दोनों प्रोसेस साथ हो रहा है। मतलब -200 डिग्री सेल्सियस पे एक बॉडी हो और रूम का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस समय भी -200 डिग्री सेल्सियस जो है वो बेटा हीट को रेडिएट कर रही होगी, लेकिन भाई उसका हीट एब्जॉर्ब करने का रेट काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट हीट रेडिएशन। तो बेटा दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है, ये हीट को एमिट भी कर रहा होगा और साथ साथ हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, ठीक है? बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, याद रखिएगा, ठीक है? अब इसमें जो है कुछ टर्म्स है वो आपको पता ही होगा, इमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिविटी, ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। इंसिडेंट रेडिएशन का कितना फ्रैक्शन बॉडी एब्जॉर्ब किया, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्टिव पावर
या उसी को एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बताओ भाई, इमिसिव पावर का मतलब क्या होता है? इमिसिव पावर को थोड़े अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। इमिसिव पावर का मतलब सिंपली समझिए ना, इंटेंसिटी। इमिसिव पावर का मतलब हुआ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट? इमिसिव पावर। इसी में बेटा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होता है, मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इमिसिव पावर। पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमिसिव पावर होगी उसे हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ठीक है, इसी तरीके से पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला कितना एब्जॉर्ब किया है बॉडी, उसे क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स को ध्यान रखने हैं। एक टर्म होता है इमिसिविटी। इमिसिविटी, इमिसिविटी देखो, इमिसिविटी का मतलब होता है इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। बीबी का मतलब ब्लैक बॉडी और बी का मतलब बॉडी। गरिमा कंफ्यूजन में मत रहो। ई ऑफ बॉडी बाय ई ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, दिस इज नोन एज इमिसिविटी। ये क्या है भाई? इमिसिविटी। ठीक है, कैपिटल ई का मतलब क्या हुआ? इमिसिव पावर। कैपिटल ई का मतलब क्या हुआ? इमिसिव पावर। और ये जो है ईबीबी, इसका मतलब हुआ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो देख यार, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या वन होता है? नहीं, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी वन होता है। और भाई इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर दोनों की वैल्यू सेम होती है। ई जो है वो ए के क्या होता है? बराबर होता है। ओके, इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर वो सेम होते हैं। यह हमें कहां से पता चला भाई? किरचॉफ लॉ से। A good absorber of radiation is also a good emitter. मतलब E by A का रेशियो जो है वो सारे बॉडीज के लिए सेम होता है। ठीक है, वो क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। और ये किसके बराबर होता है? E ऑफ ब्लैक बॉडी। अब यही से आप देख सकते हो, बता भाई, A जो है वो क्या बन गया? A इज इक्वल टू व्हाट? E ऑफ बॉडी बाय E ऑफ ब्लैक बॉडी। देख, और बता, यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इमिसिविटी। तो देख सकते हो यहां से आ गया ना। तो ये सारे पॉइंट्स को बेटा ध्यान रखना है। ये सब डेफिनेशन जो है छोटा छोटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज द रेट पावर ऑफ इमिशन? बताओ भाई, कोई बॉडी किस रेट से पावर इमिट करता है? आपको पता है किस रेट से करता है भाई? ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ठीक है, ये कहां से आया भाई? स्टीफन्स लॉ से। फोर्थ पावर लॉ भी बोलते हैं इसको। यहां से बेटा बताओ, स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग इमिसिव पावर कितना हो गया? इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल ले सकते हो। इमिसिव पावर का मतलब क्या हुआ? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब पावर बाय एरिया। बोल भाई, बन जाएगा कि नहीं? और ये किसके बराबर हो गया? देखिए, ई सिग्मा टीबी टू द पावर 4। तो इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी कितना है? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या बन जाएगा भाई? ई तो उसके लिए 1 होता है, सिग्मा टी टू द पावर 4। ठीक है, यही है बेटा स्टीफन्स लॉ। दिस इज योर स्टीफन्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग बताओ रेट ऑफ कूलिंग क्या बन जाएगा? आपको पता है बॉडी हीट रेडिएट भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो बताओ भाई, यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग की अगर बात की जाए, रेट ऑफ कूलिंग किस रेट से कूल हो रहा है, तो बता यार रेट ऑफ कूलिंग कैसे निकालेंगे? बता भाई, किस रेट से हीट लॉस कर रहा है बॉडी? डी क्यू बाई डी टी। तो बेटा ये लॉस भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो नेट किस रेट से ये हीट लॉस कर रहा है, ये मुझे आप बता सकते हो? बताओ भाई, नेट किस रेट से हीट लॉस कर रहा है? बोलिए भाई, किस रेट से बेटा ये इमिट कर रहा है? आपको पता है ई सिग्मा ए टीबी टू द पावर 4। टीबी टू द पावर 4 इस रेट से इमिट कर रहा है। किस रेट से ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा? तो एब्जॉर्ब हो रहा है कहां से? जो रेडिएशन सराउंडिंग से आ रहा है। तो सराउंडिंग इज जस्ट लाइक ब्लैक बॉडी। बेटा सराउंडिंग को हम लोग ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि बताया
सराउंडिंग को कोई भी हीट जाएगा, सराउंडिंग तो इंफिनिटी तक फैला हुआ है, सिस्टम मेरा ये हुआ, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग इज जस्ट लाइक ए ब्लैक बॉडी। तो बता भाई, सराउंडिंग से जो हीट आ रहा है वो किस रेट से बेटा आ रहा होगा, उसकी इमिसिव पावर क्या बन जाएगी, सिग्मा टीएस टू दी पावर 4। बोल भाई, सिग्मा टीएस टू दी पावर 4 बनेगी। अब बता यार, उसमें से कितना पोर्शन इसके सरफेस पे आ रहा होगा, ये कितना ले रहा होगा बेटा, खुद सोचो। इसका बेटा एरिया ए है, तो ये कितना ले रहा होगा, ए सिग्मा टीएस टू दी पावर 4। बात को ध्यान से सुनते जाओ, मैंने क्या बोला, सराउंडिंग इज व्हाट, ब्लैक बॉडी। सराउंडिंग को कैसे ट्रीट करते हैं, ब्लैक बॉडी। सराउंडिंग से कितना हीट, किस रेट से ये हीट इमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम, बताओ भाई, सिग्मा टीएस टू दी पावर 4। अब बेटा ये जो हीट है इसके सरफेस पे कितना आ रहा होगा, सरफेस पे कितना आ रहा होगा बताओ, मतलब पावर ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस, बताओ भाई, ए सिग्मा टीएस टू दी पावर 4। बोलो यार, होगा। उसमें से बेटा कितना ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, आपको पता ही है, तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए सिग्मा ए टीएस टू दी पावर 4। समझे भाई बात को, ये है कहानी। अब बताओ भाई, ए और ई दोनों सेम होते हैं, तो बताओ भाई रेट ऑफ कूलिंग कितना हो गया भाई, ये आ गया ना, ई सिग्मा ए टीबी टू दी पावर 4। ठीक है, अब बताओ भाई, ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग। तो इस रेट से बेटा ये हीट लॉस कर रहा है, इस रेट से हीट लॉस कर रहा है। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब हुआ किस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अरे ये हुआ रेट ऑफ कूलिंग, ठंडा हो रहा है, ठंडा मतलब कूलिंग का मतलब टेम्परेचर फंक्शन, मैथमेटिकली ठंडा होने का मतलब टेम्परेचर हुआ ना भाई। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या हुआ, किस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है, तो बेटा इस रेट से ये हीट लॉस कर रहा है। अब बता भाई, dq इज इक्वल टू ms dt बन जाएगा, तो यहां से बेटा माइनस dt बाई dt क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ना e सिग्मा a बाई ms tb टू द पावर 4 माइनस ts टू द पावर 4। बोलो मैं बनेगा, यही है आपका रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो देख सकते हो भाई, रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग का क्या है, बॉडी का सरफेस एरिया क्या है, बॉडी का हीट कैपेसिटी क्या है, इन सारे चीजों पे बेटा डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा रेडिएशन। ठीक है, चलो भाई, क्विक नोट्स में इसको लिख लेना। इसी में अगर अप्रोक्सीमेशन किया जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो भाई देख, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे आएगा, तो यहाँ पे आपने देखा बेटा रेट ऑफ कूलिंग जो है,
तो आपका है ई सिग्मा ए बाय एम एस टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। अब अगर मान लो कि इफ बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है इसको टीबी कर दे, टीबी माइनस टीएस, उसको अगर मैं डेल्टा टी बोला एंड डेल्टा टी इज मच लेसर देन टीएस, मतलब बॉडी और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, तो बताओ भाई ये चीज क्या बन जाएगा? ई सिग्मा ए बाय एम एस पुट कर दो, ये बन जाएगा आपका टीबी की जगह पुट कर दो या टीएस प्लस डेल्टा टी, तो करोगे तो ये रेट ऑफ कूलिंग क्या आ जाएगा? ई सिग्मा ए टीएस टू द पावर 4 को बेटा बाहर कर दो, नीचे में एमएस आ गया, और देख भाई ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस डेल्टा टी बाई टीएस, ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी बाई टीएस, टीएस टू द पावर 4। अब बता इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, क्योंकि आपको पता है डेल्टा टी मच लेसर देन टीएस है, तो बताओ भाई रेट ऑफ कूलिंग कितना आ गया? ई सिग्मा ए बाय एम एस 1 प्लस 4 डेल्टा टी, तो बताओ भाई ये कितना बन गया रेट ऑफ कूलिंग? टीएस टू द पावर 4 बाहर दिया, 4 ई सिग्मा ए टीएस टू द पावर क्यूब बाय एमएस इंटू डेल्टा टी, और इसी को मैं लिख सकता हूं के इंटू टी माइनस टीएस। तो देख सकते हो भाई रेट ऑफ कूलिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टेम्परेचर डिफरेंस के, आ गया भाई। ये कब की बात है? जब बॉडी और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल हो कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, तब भाई इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। वैसे भाई जनरल ये चीज है रेट ऑफ कूलिंग के लिए, ये कब अप्लाई करोगे? जब टेम्परेचर डिफरेंस काफी स्मॉल। वैसे क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो अब देख बेटा ये मैंने डेरिवेशन क्यों करा है, यहां से एक पॉइंट मुझे पता चला है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। ये बताओ ये जो कांस्टेंट के है ये क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है? नहीं, ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बताओ भाई? ये डिपेंड कर रहा है बॉडी कौन सा है, सराउंडिंग कैसा है भाई, सराउंडिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, बॉडी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो सारे चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब बताओ भाई इसके अकॉर्डिंग जो है चीजें जो है बदल जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि बता यार, दो केस में आपको दे रहा हूं, पहला केस है कि बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का है 60 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा केस है बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का 50 डिग्री सेल्सियस। बता यार किस रेट में, किस केस में ज्यादा तेजी से कूल डाउन हो जाएगा? इस केस में मान लो कि T1 टाइम लगा और इस केस में T2 कूल डाउन। भाई फाइनली तो बॉडी का टेम्परेचर तो सेम होगा, फाइनली तो बॉडी का टेम्परेचर तो सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, तो बताओ भाई किस केस में कूल डाउन होने में सेम लगेगा, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा या कम, व्हाटएवर, किस में ज्यादा टाइम लगेगा मतलब फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? चमन बोला पहले वाले में ज्यादा लगेगा, त्रिलोक बोला सेम, अनादि भी बोला बराबर, अधीरा बोलिए T1 इक्वल टू T2। ओके अधीरा, जैसा नाम स्टाइल से लिखे वैसे ये भी स्टाइल से बोल रही है, लेकिन गलत बोलिए।
हाँ भाई, और भाई, और भाई लोग बताते जा। T2 ग्रेटर, शिवा ने बताया, ठीक है। और भाई निधि बोले इक्वल। अबे यहाँ पे सामने में ये इसलिए अभी जस्ट मैंने बताया, दिमाग लगता है कि बगल में रख दियो क्या? दिमाग साथ में है ना, कि दिमाग साइड में रख दियो? ये अभी सामने में लिखा हुआ है, देख सकते हो। ये मैंने अभी बताया आपको कि के बेटा कांस्टेंट नहीं होता है। के डिपेंड करता है एक सिचुएशन पे। कोई बॉडी जब कूल डाउन हो रहा है तो उस सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे कूल डाउन हो रहा है। तो किसी बॉडी के लिए जब बॉडी कोई कूल डाउन हो रहा है उस समय वो चीज कांस्टेंट हुआ। अब सराउंडिंग में चेंज कर दूं, मतलब 60 से मैं इसको 70 कर दूं सराउंडिंग के टेम्परेचर को, तब भी कांस्टेंट क्या वही रहेगा? अरे कांस्टेंट क्या वही रहेगा? नहीं, चेंज हो जाएगा। तो बता यार बेटा, रेट ऑफ ये इसका 60, इसका 40, इसका 50, इसका 30, तो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है। कितना का? 20 का। अब बताओ भाई, जो शुरुआत में तेजी से कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ होगा वही फाइनली सबसे ज्यादा तेज होगा। जो शुरुआत में तेज वो फाइनली तेज, शुरुआत से ही स्टार्ट करो। तो बता यार, पहले वाले केस में के की वैल्यू और दूसरे वाले केस में के की वैल्यू, तो किसमें बेटा के ज्यादा होगा? बोलिए जरा, के किसमें ज्यादा होगा? के डिपेंड कर रहा है टीएस टू द पावर क्यूब पे। तो बताओ भाई, पहले वाले केस के लिए के ज्यादा होगा ना, तो भाई K1 इज ग्रेटर देन K2। तो के जितना ज्यादा तो रेट ऑफ कूलिंग उतना ज्यादा, तो उतना कम टाइम लगेगा। सो T1 इज लेस देन T2। 40 से 60 आने में कम टाइम लगेगा, 30 से 50 आने में ज्यादा। समझे भाई कहानी? तो ऐसा क्वेश्चन से पूछ सकता है, अब समझ सकते हो बातों को। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसमें आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम टी। बता, यहीं पे देखना, डी टी बाई टी माइनस टी एस इज इक्वल टू के डी टी। लगा दे इंटीग्रेशन, एंड टी इज इक्वल टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट मान ले, एंड टाइम टी पे टी मान ले। बता भाई, इसका इंटीग्रेशन एल एन टी माइनस टी एस पुट करोगे तो बता भाई, टी माइनस टी एस इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस ई टू दावर माइनस के टी। तो देख बेटा, टेम्परेचर जो है एट टाइम टी पे वो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस ई टू दावर माइनस के टी। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? बता भाई, टेम्परेचर डिफरेंस जो है बॉडी और सराउंडिंग के बीच एट टाइम टी पे जो था वो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस इंटू ई टू दावर माइनस के टी आ रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है भाई, ये चीज आप देख सकते हो यहां से, इक्वेशन से आपको ये चीजें पता चल रही होगी। क्या भाई विपुल, पता चल रहा है? बोल भाई सानिध्य, प्रांजल बता, नैन्सी, राजा, चल रहा है भाई पता सबको? तो बेटा बिल्कुल ये डिस्चार्जिंग वाला केस बन गया ना, डिस्चार्जिंग वाला जो केस होता है वही बन गया है। ओके, चलिए भाई नोट डाउन कर लो फटाफट अगर किसी को करना है तो।
तो भाई ग्राफ कैसा बनेगा टेम्परेचर डिफरेंस का? डेल्टा टी वर्सेस टाइम। तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा, और एल एन डेल्टा टी का, एल एन डेल्टा टी वर्सेस टाइम, ये भाई स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका स्लोप जो है वो tan थीटा किसके बराबर होगा भाई? वो k के बराबर। ठीक है, बेटा इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा आइए। देख यही क्वेश्चन जो अभी आपने देखा, इसी क्वेश्चन को मैं ग्राफ के सेंस में पूछ रहा हूं। देखे भाई आप कौन कौन जवाब दे पाता है मुझे बता बेटा। जो कूल डाउन का ग्राफ है एल एन डेल्टा टी वर्सेस टी का, एक ग्राफ ये है। बता भाई शुरुआत में तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है भाई, 20 का है। तो बताओ भाई एक ये ग्राफ है, दूसरा ये। अब बताइए भाई कौन सा किसका ग्राफ है? इसको ग्राफ, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको 2, इसको ए, इसको बी। बताओ भाई किसका कौन सा होगा प्लॉटिंग? शिवा बोला 1B, त्रिलोक बोल रहा है A1, आर्यन B1। बी वाला 1 के लिए और ए वाला तुम 2 के लिए बोल रहे हो। हमें बोला B1 का, बी वाला 1 का। और भाई तो यार खुद सोचना, ये जो स्लोप है tan थीटा वो के बराबर है ना? के बराबर है ना? और के जो आपने देखा वो बेटा कितना आया था, याद करो यार, ई सिग्मा ए टी एस टू द पावर क्यूब बाय एम एस 4 के साथ आया था ना भाई। तो बता यार सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ज्यादा, स्लोप उतना ज्यादा, बॉडी बॉडी सब सेम है भाई, कंडीशन बस अलग है। तो बताना यार, अरे खुद सोचो ना यार भाई, 40 से 60 आना और 30 से 50 आना, तो बेटा किस केस में ज्यादा तेजी से आएगा? 40 से 60 पहुंचना भाई। यहाँ पे जो है इसका जो है 40 से 60, फाइनली तो इसका टेम्परेचर आपको पता ही है क्या हो जाएगा। फाइनली जो है इसका टेम्परेचर 60 हो जाएगा। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे कूलिंग की बात हो रही है तो इसको आप 60 कर दीजिए, इसको 40 कर दीजिए, कूलिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी। और यहाँ पे इसको 50 कर दे और इसको 30 कर दे। ठीक है, कूलिंग की बात हो रही है ना, तो टेम्परेचर आ होना चाहिए। अब बताओ भाई कौन सा ग्राफ ज्यादा सही है, 60 से 40 आना बेटा और 50 से 30 आना, कौन ज्यादा इजी है? तो 60 से 40 आने में कम टाइम लगेगा और 50 से 30 आने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो के देख सकते हो भाई, के जो है पहले वाले केस में तो 1 का बेटा कौन सा हो जाएगा? ए, 1 का ए बनेगा। ठीक है, 1 का ये ज्यादा तेजी से घटेगा। ठीक है, और 2 का भी। समझे ना कहानी को? क्लियर हुआ ये कहानी? तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा आ सकते हैं ग्राफ वाला।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या हुआ? 21। अच्छा 20 पहले देख लो, उसके बाद 21 देखो। 20 नंबर पे क्या बोला है? वन एंड ऑफ अ मेटेलिक रॉड, वन एंड ऑफ अ मेटेलिक रॉड, one end of a metallic rod of length 10 centimeter is inserted in a furnace। तो भाई एक एंड इसका फर्नेस में जिसका टेम्परेचर है 827 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा 273 जोड़ दे इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई? 827 1100 केल्विन। The current insulator, the room temperature is 27, रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर मत मान लेना, रूम का टेम्परेचर 27 बोला है, मतलब 300 केल्विन, ठीक है, मतलब सराउंडिंग का। When the steady state is attained, the temperature of the other end B is 702 डिग्री सेल्सियस। भाई ये A है, ये B है, इसका भाई 702 डिग्री सेल्सियस है, 702 प्लस 273 इतना केल्विन, ठीक है भाई। चलिए, तो बोला फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो भाई इसमें क्या कंसेप्ट लगाएगा बता बेटा। यहां पे स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ ये बताइए सबसे पहले मुझे। इस क्वेश्चन में जो आपसे बोला स्टेडी स्टेट, ये कहने का मतलब ये हुआ कि देख ये रॉड वाला स्टेडी स्टेट की बात नहीं कर रहा है, यहां पे ये बोल रहा है कि जब फाइनली तो है हर जगह का टेम्परेचर सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाए। हो क्या रहा होगा यहाँ पे, पहले रॉड जो स्टेडी स्टेट में आ रहा होगा, साथ साथ यहां से बेटा हीट रेडिएट भी हो रही होगी एंड बी से, एंड बी से हीट रेडिएट भी हो रही होगी। अब देख यार बी के बारे में कुछ बताया तो है नहीं, तो हम लोग बी के सरफेस को बेटा मान के चलेंगे कि ब्लैक बॉडी सरफेस है, ठीक है। बी के सरफेस को हम लोग मान के क्या चलेंगे, जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉडी सरफेस, ठीक है, क्योंकि कुछ बताया नहीं। तो यहाँ पे बेटा बी एंड से हीट रेडिएट भी हो रहा है, तो देख इसमें कंडक्शन और रेडिएशन दोनों मिला हुआ। तो बता यहां से हीट बेटा कंडक्ट हो रही है और यहां से रेडिएट हो रही है। तो बताओ भाई स्टेडी स्टेट क्या लिखोगे, स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट क्या लिखोगे बताओ भाई, रेट ऑफ हीट कंडक्शन dq by dt कंडक्शन इज इक्वल टू dq by dt रेडिएशन, ठीक। अब बताओ भाई dq by dt कंडक्शन क्या लिखोगे, आपको पता है क्या होता है कंडक्शन वाला, कर दे भाई। कंडक्शन वाला बेटा टेम्परेचर डिफरेंस की बात है, तो सीधे डिग्री सेल्सियस में करो या केल्विन में, बात एक ही है। तो 827 माइनस 702, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हुआ लेंथ, अगर इसका L है तो L बाय K, ठीक, ये हो गया। अब बताओ भाई रेट ऑफ हीट का रेडिएशन क्या लिखोगे, किस रेट से हीट रेडिएट हो रहा होगा, नेट की बात कर रहा हूं, नेट किस रेट से हीट रेडिएट होगा वो आपको पता है, ई सिग्मा ए टीएस टू द पावर 4। बेटा टीएस मतलब सराउंडिंग और ये बॉडी का, तो किस रेट से हो रहा है। अब यहां पे बताओ डिग्री सेल्सियस रखने से काम चलेगा, बता भाई। देख इसका टेम्परेचर कितना है 702 प्लस 273, कितना हो गया भाई, ये 3 2 5 7 975 केल्विन और ये 300 केल्विन। तो बताओ भाई टेम्परेचर डिफरेंस बेटा क्या है, कितना आ गया भाई 675 केल्विन, 675 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस है या 675 डिग्री सेल्सियस। बता भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसके लिए एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल नहीं। वो कब एप्लीकेबल है, जब डिफरेंस सराउंडिंग से काफी कम, यहां तो ज्यादा ही है। तो बता भाई ई सिग्मा ए क्या हो जाएगा 975, 300 का पावर, ए हट जाएगा, एल आपको पता है ई की वैल्यू बेटा आप 1 ले लोगे, यहां से के नहीं आ जाएगा। बोलो भाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड आ जाएगा कि नहीं, यही कंसेप्ट लगाना था।
हो गया? क्वेश्चन नंबर 21 पे आया। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए जे एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है। जे एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्चुअल और कैलकुलेशन कम। ओके, कंसेप्ट ज्यादा, कैलकुलेशन कम। देख भाई क्या दिया, देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ए एंड बी ऑफ सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 और 80 है रोहन। अब देख भाई यहां पे क्या बोला है, सरफेस ऑफ बोथ द शेल बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी। दोनों का सरफेस में ब्लैक बॉडी, ठीक है। इट इज गिवन दैट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बी इज वेरी लो एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज वेरी हाई। बेटा ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना है। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ ए 400 केल्विन एंड बी 300 केल्विन। तो देख भाई ए है और बी है। ए है आपका 400 केल्विन पे, 400 केल्विन, ये ए है, ये बी है। बी आपको है 300 केल्विन, ठीक है। इसका मैं सरफेस एरिया A1 बोल रहा हूं और इसका A2 दिया हुआ क्वेश्चन में। A1 A2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 80। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ दिया। अब बताओ कि देख बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बी इज वेरी लो। Kb जो है वो वेरी लो है, मतलब ये 0 है, और Ka जो है वो इंफिनिटी है। K जो है वो इंफिनिटी है, ठीक है। व्हाट दिस मीन, इसका क्या मतलब हुआ बता यार। रेडिएशन में थर्मल कंडक्टिविटी का क्या लेना देना यार, बता भाई। ये दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर ये तो रेडिएशन का क्वेश्चन है। थर्म तो क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी। बोलो भाई क्या करेंगे, विपुल बता जरा। तो देख बेटा यहां पे बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बी इज 0, बी मतलब बाहर बना, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज इंफिनिटी। तो बेटा ये बताओ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो है बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी का मतलब, ए और बी के थर्मल कंडक्टिविटी कहने का मतलब क्या हुआ भाई। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही हाई है, मतलब बेटा ये तुरंत स्टेडी स्टेट पे आ गया होगा, मतलब ये सिर्फ हीट को रेडिएट कर रहा होगा, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा, सिर्फ ये क्या कर रहा होगा, ये सिर्फ हीट एमिट कर रहा होगा। जो भी आएगा वो हीट वो पास कर जाएगा। भाई इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही हाई है बेटा, हायर द थर्मल कंडक्टिविटी, जितना थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगा उतनी जल्दी स्टेडी स्टेट आएगा भाई। तो बेटा ये स्टेडी स्टेट पे आ चुका है, सिर्फ ये हीट को क्या करेगा, एमिट कर रहा होगा, ठीक है। तो बताओ भाई, और बी का भाई 0 है, तो ये हीट को बेटा इमिट भी कर रहा होगा और ये ले भी रहा होगा, दोनों काम कर रहा होगा। हीट को रेडिएट भी कर रहा होगा, हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, दोनों काम हो रहा होगा, ठीक है। तो बताओ भाई फॉर ए क्या लिख दोगे, ए के लिए क्या हो जाएगा, किस रेट से ये टेम्परेचर लॉस कर रहा होगा, बताओ। डी क्यू ए बाई डी टी क्या लिखोगे, डी क्यू ए बाई डी टी क्या लिखोगे। ए के लिए अगर बात की जाए तो ए का बेटा आप देख सकते हो, दोनों को ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करना है, ठीक है।
तो बताओ डी क्यू ए बाई डी टी क्या लिख दोगे? सिग्मा ए का मतलब होता है इसका एरिया, सिग्मा A1 इंटू 400 का पावर 4 लिखोगे। बस इतना भाई। ये एब्जॉर्ब नहीं ना कर रहा है, ये भाई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सिर्फ रेडिएट कर रहा है, तो इस रेट से रेडिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो बताओ भाई डी क्यू ए बाई डी टी कितना हो गया, कितना आ जाएगा ये आप निकाल लेना। अब बताओ डी क्यू ए बाई डी टी को मैं क्या लिख दूंगा? माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू 400 का पावर 4। तो बताओ भाई माइनस डी टी बाई डी टी कितना हो गया? सिग्मा A1 बाई एम एस 400 का पावर 4। ठीक है भाई, इस रेट से बेटा कूल हो रहा होगा कौन? हमारा ए। ठीक है, ए इस रेट से कूल हो रहा होगा। लेकिन भाई बताओ भाई बी के लिए क्या होगा? बी तो बेटा हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, हीट को एमिट भी कर रहा होगा। बताओ भाई फॉर बी क्या लिखेगा? बी के लिए बेटा, तो बी के लिए डी क्यू बी बाई डी टी हो जाएगा सिग्मा इंटू A2 इंटू 400 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। तो बता भाई माइनस डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा? बी के लिए होगा सिग्मा A2 बाई MS2 ठीक, M2 हो गया। बेटा हीट दे दिया आप इसकी कहानी का गरिमा तुम बहुत धीरे धीरे समझती हो, मुझे पता है। क्या नहीं समझ आया बता, पहले ये बता मुझे क्या नहीं समझ आया, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। तुम्हें मैं अनम्यूट करवाता हूं। के का सिग्निफिकेंट भाई गरिमा तू ये बता मुझे, जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है, इधर T2 है, ये हाई पे है, ये लो पे। तो बता यहाँ पे भाई कि और भी कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आया हो तो समझ लो यहाँ पे बात को। हाई के और लो के का मतलब क्या हो? हाई के कहने का मतलब हुआ स्टेडी स्टेट तुरंत आ जाना, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। ऐसे सोच बेटा, ये बता शुरुआत में ये हाई टेम्परेचर पे, ये लो, तो शुरुआत में अनस्टेडी स्टेट होता है। तो क्या होता है कि कोई भी मैं अगर सेक्शन लूं तो यहां से हीट अगर Q1 आ रहा है तो यहां से भाई Q2 जा रहा है, तो बेटा Q1 जो होता है, Q2 जो होता है वो लेस देन Q1, मतलब कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा है हीट का। ठीक है, और यहां पे जो है लिख लिया सबने ये पॉइंट, सबने मैं नोट डाउन कर लिया। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। तो देख भाई शुरुआत में ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कब तक? जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आया। और जैसे स्टेडी स्टेट आ गया बेटा, जितना हीट आ रहा है उतना जा रहा है,
मतलब ये कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? नहीं। तो बता यार, जितना ज्यादा के होगा उतनी जल्दी स्टेडी स्टेट एब्जॉर्ब करना छोड़। बेटा अगर के की वैल्यू कम है मतलब वो हीट ले रहा है, वो हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर बताओ के बहुत ही हाई है तो जैसे मैं इस एंड को T1 पे रखूंगा, इसको T2 पे रखूंगा, उसी समय स्टेडी स्टेट आ जाए। उसी समय अगर के इंफिनिटी है तो वेरी हाई कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा के है। मतलब जैसे ही मैंने इसको रखा बॉडी को इसके बाहर, उसी समय ये स्टेडी स्टेट पे आ गया। तो कोई हीट ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सिर्फ ये हीट को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। समझे बात को? जबकि बी का भाई क्या है? के वेरी लो है। ठीक है, तो के जो है वेरी लो है, इसका मतलब वो हीट को जो है उसका स्टेडी स्टेट नहीं आ पा रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। मतलब के का मतलब सिंपली समझो ना, के हाई का मतलब ईमानदार और के लो का मतलब घोटालेबाज। ठीक है, तो बेटा जिसका जो ईमानदार इंसान है वो जो है जितना आएगा उतना आगे पास कर देगा, है ना? जितना उसे मतलब ये सरकारी गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट में जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, जितना आया बेटा उतना आगे चला जाएगा। 100 रुपए सरकार भेजेगी तो जनता तक 100 पहुंचेगी। ठीक है, तो के हाई का मतलब ये हुआ कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं, कुछ भी भाई घोटाला नहीं, जीरो घोटाला। और के लो का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो के लो का मतलब पूरा घोटाला। ठीक है, आया Q1 तो पास किया भाई Q1/100, मतलब 100 रुपए आया, आगे पास किया 1 रुपए। समझे बात को? यही फीलिंग है बेटा के हाई और के लो का। अरे क्लियर हुआ पॉइंट ये? तो अगर हाई के होगा इसका मतलब स्टेडी स्टेट रीच कर गया तुरंत, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सिर्फ हीट क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। हाँ भाई तनीश, बहुत ही राहुल गांधी कर रहे हो आजकल। हाँ हाँ, मतलब राहुल गांधी का के हाई है या लो है ये बता। हाई लो के लिए, हाई के लिए बात कर रहा है तू कि लो के लिए बात कर रहा है? लो। अरे वाह, गोपाल यादव तो बोला वेरी हाई। गोपाल वेरी हाई है, अच्छा लो है, ओके। कोई है भाई जो हाई वाला है? बेटा ये बताओ, जो अभी ना हीट ले रहा है ना दे रहा है, उसके लिए केक कैसे डिसाइड कर सकते हो भाई? डिसाइड करना है तो जो अभी है उसके लिए करो, मोदी जी के लिए करो। क्या लगता है उनका केक वेरी हाई है और वेरी लो है? हाँ हाँ हाँ, मॉडरेट है, वेरी गुड। अश्विनी ने थोड़ा बहुत ठीक बोला, संजू तो और भी सही बोल रहा है, मीडियम है ना? पहले क्या लगा था आज से 10 साल पहले कि वेरी हाई होगा कि, है ना? सब मोह माया बेटा, इन सब चीजों में मत पड़ना, मोह माया है ये सब। ठीक है, तो समझ गए ना गरिमा? समझी बात को? बोल दे ओके। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देख यार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? सर टाइम हो गया। Body placed in air is cooled down according to Newton's law of cooling. The rate of decrease of temperature being k times the temperature difference from the surrounding. Starting from T is equal to 0, find the time in which the body will lose half the maximum heat it can lose. तो बता यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल जो है वही समझो ना, रेडियो एक्टिविटी वाला बेटा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ, बिल्कुल वही है। बता मैं अभी आपने देखा डेल्टा टी इज इक्वल टू
डेल्टा टी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अभी देखा है ना, जस्ट अभी जस्ट देखा है ना, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से। तो बता यार, अब बोल रहा है भाई ये बता मैक्सिमम कितना हीट लॉस कर सकता है यार। मैक्सिमम जो हीट लॉस कर सकता है बॉडी, वो तो बेटा एम एस डेल्टा टी नॉट। तो इसका आधा, तो इसका आधा मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी टी मतलब डेल्टा टी नॉट बाई 2 हो जाना चाहिए। भाई आधा लॉस किया, इसका मतलब दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो बेटा जो मैक्सिमम हो सकता है उसका हाफ हो गया। अरे यही ना कहानी है। बोल भाई, अब पुट कर देना यार इसमें। क्या बन गया इसका मतलब, e टू द पावर के टी इज इक्वल टू 2। तो t इज इक्वल टू भाई आ जाएगा ना ln 2 बाई के, है ना। अब देख ले भाई, यही आ गया आपका, यही ना होता हाफ लाइफ इसी फॉर्मेट में। ओके, तो कहानी वही है बेटा, याद रखना, डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेडियो एक्टिविटी और आपका इधर रेडिएशन, सबका कहानी सेम है, सब ऑलमोस्ट सेम ही कहानी वाले। ठीक है, सबकी कहानी क्या है भाई, सेम ही है, फॉर्मेट सबका सेम है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे चार्जिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ, बिल्कुल चमन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चमन तो एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट बोलता है। वेरी गुड चमन। चलिए नोट डाउन कर लो उसको। बेटा सीआर की क्वेश्चन सेंड कर देना, सर ने जो करवाए होंगे।